जब भी हम दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स की बात करते हैं, हम बात कर रहे होते हैं चार्ल्स कूलम्ब के बारे में। चार्ल्स कूलम्ब एक फ्रेंच फिजिसिस्ट और इंजीनियर थे। उन्होंने टॉर्सनल पेंडुलम की मदद से दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बताया था, जिसे आज हम कूलम्ब लॉ के नाम से जानते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कूलम्ब लॉ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। अभी यहां पर हमने दो पॉइंट चार्जेस लिए हैं। एक पॉइंट चार्ज है Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2, और दोनों के बीच का सेपरेशन है स्मॉल r, राइट। कूलम्ब ने यह बताया कि चार्ज Q1 यानी कि एक पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा। कूलम्ब ने बताया कि एक पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा, और साथ ही उन्होंने कहा कि पॉइंट चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। मैं सारे पॉइंट्स को पहले बारी बारी से लिखता हूं ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। सबसे पहला पॉइंट, कूलम्ब ने जिस फोर्स की बात करी थी वो फोर्स था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो केवल और केवल दो पॉइंट चार्जेस के लिए डिफाइन था। साथ ही दोनों पॉइंट चार्जेस रेस्ट में होने चाहिए। तो मैं सारे पॉइंट्स को लिखता हूं। किसने जिस फोर्स की बात करी थी वो फोर्स था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में भाई? तो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। टू पॉइंट चार्जेस सही है क्या? और दोनों पॉइंट चार्जेस रेस्ट में होने चाहिए, एट रेस्ट। ये बात आप सबको ध्यान रखना है कि जब भी हम कूलम्ब के लॉ की बात करेंगे तो हम दो पॉइंट चार्जेस के बारे में बात करेंगे और दोनों पॉइंट चार्जेस रेस्ट में होने चाहिए। अगर चार्जेस मूव कर गए ना तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलावा एक मैग्नेटिक फोर्स भी आ जाएगा, जिसके बारे में अभी हम कोई बात नहीं कर रहे, राइट। तो क्योंकि हमें केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात करनी है, इसीलिए हम केवल और केवल चार्जेस एट रेस्ट के बारे में बात करेंगे। ओके। अब इस सिचुएशन में कूलम्ब ने कहा था कि कोई एक पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज पे जो फोर्स लगाता है, मान लो इसे फोर्स को मैंने F कह दिया, या फिर इसने इस पर जितना फोर्स लगाया उससे मैंने F कह दिया। सोचो, तो ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। आप इसको सेंटेंस बना के लिख भी लेना। दैट इज फोर्स बाय वन चार्ज ऑन अनदर चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। मैं यहां पर लिखता हूं इक्वेशन के फॉर्म में। उन्होंने कहा था कि फोर्स बाय वन चार्ज ऑन अनदर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी कि Q1 इंटू Q2। और उन्होंने दूसरे स्टेटमेंट में कहा कि फोर्स बाय वन चार्जेस ऑन अनदर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, यानी कि जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस दैट इज r। तो मैं यहां पर 1/r² लिख दूंगा। सही है क्या? जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास एक फाइनल एक प्रोपोर्शनल वाला इक्वेशन मिलता है, दैट इज F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। ओके, ये तो सबको क्लियर होना चाहिए। यहां पर कूलम्ब ने ये दो बातें बताई थी, वहां से ये मैथमेटिकली निकल के आया। और जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दे तो क्या करते हैं भाई? हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसे आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हो। तो आप क्या लिखोगे? फोर्स इक्वल्स टू, यहां पर एक कांस्टेंट है जिसको मैं K से लिखता हूं, इसे हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, राइट। तो ये K लिख दिया, बाकी बच गया Q1 Q2/r²। अब यहां पर Q1 Q2 और R को पहले से जानते हैं, और एक नया गेस्ट आ गया है K। K के बारे में बात कर ले। K क्या है भाई? तो ये तो साफ है मैथमेटिकली कि K जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और जब आप चार्जेस की वैल्यू अलग अलग यूनिट में रखोगे तो K की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। अगर आप केवल और केवल SI यूनिट में काम करते हो, मतलब चार्जेस को आप कूलम्ब में रखते हो और R को आप मीटर में रखते हो, केवल उस केस में K की जो वैल्यू है ये हो जाती है 9 × 10⁻⁹। और इसका यूनिट क्या लिखोगे? देखो, ये फोर्स तो हो गया न्यूटन में,
और ये आर स्क्वायर यहां से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और दो चार्जेस है तो कुलाम स्क्वायर चला जाएगा नीचे में, तो आप लिख दोगे दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। ये तो हो गया के वैल्यू के बारे में, लेकिन के पर कुछ और भी बातें बताई गई है के बारे में। वो क्या बातें हैं भाई? तो इसने कहा है कि के जो है वो इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ये जो टर्म है इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। मैं लिख देता हूं, इस टर्म को आप पढ़ोगे एप्सिलॉन नॉट। सही है क्या? एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं इसको। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है भाई? देख लो एक बार। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी क्या होता है इसके बारे में अपन बात करेंगे कुछ देर के बाद। सो दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हर एक पॉइंट पे बात होगी, हर एक चीजों पे बात होगी, लेकिन सही टाइम पे सही जगह पे। अभी कुछ देर के बाद हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में बात करेंगे ना, तो वहां पर परमिटिविटी के बारे में बहुत सारी बातें होने वाली, तो वहां पर एप्सिलॉन नॉट के बारे में और भी बातें करेंगे। पर फिलहाल जो है उस मैथमेटिकली इसको समझ लेते हैं कि एप्सिलॉन कोई कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट फ्री स्पेस के कुछ प्रॉपर्टी को दिखाता है। ओके, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम की बात कर रहा हूं या फिर एयर की बात कर रहा हूं। एयर मत बोलो, आप वैक्यूम ही बोल दो, ज्यादा सटीक रहेगा। ओके, इसकी क्या वैल्यू है? एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू है? तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है ये है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। आप इसको लिख सकते हो फैरेड पर मीटर। आप चाहो तो आप ये वाला यूनिट भी यूज कर सकते हो, लेकिन उल्टा करके देखो ना, के साथ ये इनवर्स रिलेशन रखता है, तो ये आप लिख दोगे कुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप ये भी कर सकते हो, यानी कि कुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, आप ये भी कर सकते हो, इससे भी आपका काम हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा के बारे में बात, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट के बारे में बात। और मैं आपसे कोई एडवाइस करूंगा कि आप सारे वैल्यूज को याद रखोगे। एक तो आपको ये याद रखना है, दूसरा आपको ये याद रखना है, तीसरा आपको ये याद रखना है, और ये नाम तो याद रखना ही रखना है। यानी कि ये सारे जितनी इंफॉर्मेशन इस बोर्ड पे है ना, वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चंस में डायरेक्ट ये वैल्यू यूज करना है और ये आपके क्वेश्चन पेपर में लिख के नहीं आएगा, राइट? तो ये वैल्यू किसी भी कंडीशन में आप याद रखोगे। अब कुलाम के बारे में कल इतनी बातें नहीं, कुलाम के बारे में अभी बहुत सारी बातें हैं। मतलब ये जो लॉ अभी मैंने बताया, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म तो है, लेकिन साथ में इसके बारे में बहुत कुछ अभी बोलना जरूरी है। क्या क्या बातें अभी और कर सकते हैं वो देखते हैं। जब भी अपन 2 पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, मैंने यहां पर 2 पॉइंट चार्ज फिर से ड्रॉ कर दिया। एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन है r। हमें Q1 और Q2 का वैल्यू मालूम नहीं है, और ऐसे में मेरा सिंपल सजेशन है कि जब भी आप बिना वैल्यू का काम करो ना, तो आप हर एक चीज को पॉजिटिव मान लो। तो मैंने Q1 और Q2 को पॉजिटिव मान लिया, और इस पे लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये फोर्स ऑफ रिपल्सन को मैंने यहां पर ऐसे ड्रॉ करके दिखा दिया। तो यहां पर कुलाम क्या कहता है, सुनना अच्छे से। कुलाम ये कहता है कि एक फोर्स, यानी एक चार्ज जो दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा, या फिर दूसरा चार्ज जो पहले चार्ज पे फोर्स लगाएगा, ये दोनों फोर्स हमेशा लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस के अलोंग होगा। मतलब फोर्स के डायरेक्शन के बारे में बात की गई है। अट्रैक्शन रिपल्सन आप जानते हो, लेकिन फिर भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, मैं बहुत सारे चार्जेस की बात नहीं कर रहा हूं, 2 चार्जेस की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, इज ऑलवेज along the line joining both charges। जिस चार्जेस की आप बात कर रहे हो ना, उस चार्जेस को अगर आप एक लाइन से ज्वाइन कर दोगे, जैसे कि इस केस में अगर मैं चाहूं तो इसको मैं ज्वाइन कर सकता हूं किस तरीके से। देखो आप, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं दोनों चार्जेस को, तो ये जो फोर्स दिख रहा है ना, ये फोर्स देखो या तो इस तरफ है या फिर इस तरफ है। दोनों ही केस में ये इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा है। यानी कि फोर्स या तो अट्रैक्शन का होगा या रिपल्सन का।
बट वो इसी लाइन पे लाई करेगा किसी भी कंडीशन में। तो ये डायरेक्शन के बारे में बात। नेक्स्ट समझो, नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुलाम्बिक फोर्स यानी कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, यानी कि एक चार्ज ने दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगाया, ये मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि ये जो पेयर ऑफ चार्ज है ये वैक्यूम में है, ये पेयर ऑफ चार्ज है, इसकी कोई वैल्यू है, इसके बीच का कोई सेपरेशन है। आपने इसको वैक्यूम में रह के इसके बीच का फोर्स निकाल लिया, आपने फिर इसको किसी दूसरे मीडियम के अंदर डाल दिया, सराउंडिंग में पूरा मीडियम फैला हुआ है दूर दूर तक। अब भी आप जब एक चार्ज के द्वारा दूसरे चार्ज पर फोर्स निकालोगे ना, वो मीडियम से अफेक्टेड नहीं होगा, मतलब पहले जैसा ही रहेगा। तो मैं इसको यहां पर लिखता हूं और आप इसको बेटा अच्छे तरीके से याद रखना जो स्टेटमेंट मैं यहां पे आपको कह रहा हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैं अच्छी तरह से लिख ही देता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय one charge on another charge, एक चार्ज ने दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगाया, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया, इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मीडियम। अब ये लाइन बहुत सिंपल लाइन है कि कुलाम का जो फोर्स है, यानी कुलाम ने जो जिस फोर्स की बात करी थी, जिस फोर्स की बात करी, यानी कि ये जो फोर्स है इसको मैं कुलाम्बिक फोर्स कह देता हूं, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब जब भी मैं इस फोर्स को लिखूंगा तो मैं लिख दूंगा कुलाम्बिक फोर्स। तो ये जो कुलाम्बिक फोर्स है ये मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है, इस बात को आप याद रख लेना। इस बात पे आपकी कई बार बहस हो सकती है बहुत सारे लोगों से, लेकिन आप इस बात पे टिके रहना कि सर ने बताया था कि भाई ये मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है तो इंडिपेंडेंट होता है। बाकी सारी बातें जो कंफ्यूजन लोगों के बीच में उस पर अपन बात जरूर करेंगे, पर फिलहाल आप इस बात को ध्यान रखोगे। ओके, ये तो हो गई यहां तक की सारी बातें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऐसे में मन में कई बार ये आता है कि क्या हम कुलाम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, बड़ा सिंपल है। तो मैं इसके लिए यहां पर कोशिश कर लेता हूं आप सबके लिए। देखो, एक पॉइंट चार्ज है Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज यहां पर है Q2, और दोनों को एक लाइन से अपन ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, कोई दिक्कत? अब जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि जो दो पॉइंट चार्जेस है जिसका वैल्यू आपको नहीं मालूम, ऐसे कंडीशन में आपको दोनों पॉजिटिव मान लेना चाहिए। तो आप दोनों को पॉजिटिव मान लोगे तो यहां पर लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो ये फोर्स लग गया इसके ऊपर और ये फोर्स लग गया इसके ऊपर। ठीक है, अब फोर्स का कुछ नाम दे देते हैं, बिकॉज हमें दोनों फोर्स को अलग अलग दिखाना है। मतलब वेक्टर में डायरेक्शन तो अलग हो गया ना, तो वेक्टर में दोनों अलग अलग हो जाएंगे, माना कि मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो ये फोर्स और ये फोर्स, में इसको लिख देता हूं फोर्स ऑन चार्ज 2/1, और इसको लिख देता हूं फोर्स ऑन चार्ज 1/2। चलेगा? अच्छा, ये तो हो गया फोर्स का वैल्यू F21 या F12। इस डायरेक्शन का कुछ नाम देना पड़ेगा अपन, इसलिए अपन एक काम कर लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं ओरिजिन, और यहां से इस पॉइंट चार्ज के लोकेशन को देखते हैं, और इसका जो पोजीशन वेक्टर इसको मैं कह देता हूं R1 वेक्टर। ऐसा बोलना बिल्कुल पॉसिबल है। सिमिलरली जो पॉइंट चार्ज 2 है इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R2। और ऐसे में ये जो सेपरेशन दिख रहा है, अगर आप चाहो इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखना तो आप इसको लिख सकते हो, ये R1 है और ये R2 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल ये हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इस वाले वेक्टर की बात कर रहा हूं, 1 से 2 वाले वेक्टर की बात कर रहा हूं। और आपको मालूम है कि R2 माइनस R1 को क्या लिखते हैं? R2 माइनस R1 को लिखना पड़ेगा R21। तो इस डायरेक्शन को मैं लिख देता हूं R21 ऐसे करके, कैप करके। चलेगा? तो यहां पर ये जो वेक्टर है इसको आप लिख दोगे R21 वेक्टर। अब सारी बातें लगभग वेक्टर फॉर्म में हो गई, तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें लिखना चाहिए फोर्स वेक्टर को। मैं F21 लिख लेता हूं एक बार के लिए। तो F21 बेटा कितना हो जाएगा? F21 हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन जो दोनों के बीच का सेपरेशन है कितना है मेरा, देखो तो R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर।
सेपरेशन बिटवीन चार्जेस का स्क्वायर तो लिखना ही पड़ेगा ना आपको भाई। और ये दोनों वेक्टर फॉर्म में है तो इसको वेक्टर फॉर्म में हमने लिख दिया r21, और हमें यहां पर चाहिए डिस्टेंस, तो मैंने लिख दिया r21 का मैग्नीट्यूड, उसका मैंने स्क्वायर कर दिया। और साथ में अपन को लिखना है डायरेक्शन। डायरेक्शन किसका लिखना है बेटा, देखो तो ये r21 का डायरेक्शन लिखना है। बहुत सारे बुक्स में इसको भी थोड़ा ब्रेक कर देते हैं, मैं भी यहाँ पर ब्रेक कर देता हूँ ताकि आपको कहीं भी कोई बुक समझने में दिक्कत ना हो जाए। तो ये लिख दिया k q1 q2 अपॉन, इस r21 को लिख दो बेटा r21 वेक्टर अपॉन r21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ऐसे में ये तो ऐसे ही रहेगा, ये बन जाएगा r21 और इसका पावर कर देते हैं 3। इसका मॉड लिख लेना चाहिए अपन को यहाँ पर। मैं यहाँ पर पहले मॉड लगा देता हूँ अंदर में, ताकि साफ साफ आपको समझ में आए कि हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्बिक फोर्स। सिमिलरली आप चाहो तो F12 के बारे में भी बात कर सकते हो। F12 के बारे में बात करोगे तो आप इस डायरेक्शन की बात कर रहे होगे, और यहां पे ये हो जाएगा R12। ऐसे में अगर मैं F12 यहां लिखूं डायरेक्ट, बिल्कुल सेम पैटर्न पे आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर R2 माइनस R1 के बदले आप ये वेक्टर लोगे तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2, है ना। बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा k q1 q2 अपॉन r12। वैसे r21 और r12 के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट ठीक है r12 लिख रहे हैं तो उसी के टर्म में लिख देते हैं अपन। इसके मॉड का पावर 3 और इनटू यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में r12। सही है क्या? तो ये हो गया अपना r12 ये F12 वेक्टर। सही है क्या? तो दोनों चार्ज पे लगने वाले कूलम्बिक फोर्स को मैंने यहां पर वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है। आप चाहो तो इसको इस तरह से यूज कर सकते हो। अभी हमने कूलम्बिक फोर्स के बारे में बात करी, उसके वेक्टर फॉर्म के बारे में बात करी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। अब हमें न्यूमेरिकल पे जाना चाहिए, लेकिन न्यूमेरिकल्स तो करेंगे यार, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पे बात करनी है, और वो है इफेक्ट ऑफ मीडियम। अब आप बोलोगे कि सर कुछ देर पहले तो आप ही मना कर रहे थे कि 2 पॉइंट चार्जेस हो और उसको आप डाल दोगे किसी मीडियम के अंदर तो एक चार्ज के द्वारा दूसरे चार्ज पर लगने वाला कूलम्बिक फोर्स नहीं बदलेगा, अनअफेक्टेड रहेगा। अचानक से आप मीडियम के बारे में बात करने लगे कि मीडियम का क्या इफेक्ट होगा। तो मैं अपने पुराने बातों पे, यानी कि जो बातें मैंने कूलम्बिक फोर्स को एक्सप्लेन करते समय बतलाया था, उस बात को मैं अभी भी कंसीडर करता हूं, वो बात आज भी सही है। ये कुछ और चीजें हैं जिस पे अपन बात करना चाहते हैं। एक बार समझते हैं ना सिचुएशन को। मान लो कि यहां पर एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज यहां पर है Q2। दो चार्ज है और दोनों के बीच का सेपरेशन s(r). और इस पूरे चार्ज सिस्टम को, यानी ये जो पेयर ऑफ चार्ज है, इसको हमने किसी मीडियम के अंदर डाल दिया। किसी मीडियम के अंदर हमने ऐसे करके इसको प्लेस कर दिया। ये पूरा मीडियम के अंदर डाल दिया इसको वैसे। ओके, कोई एक मीडियम है जिसके अंदर डाल दिया मैंने इसको। अब यहां पर क्या होगा वो समझते हैं। सबसे पहली बात तो अपन कूलम्बिक फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इस चार्ज ने दूसरे चार्ज पर कितना फोर्स लगाया होगा, इसके बारे में बात कर लें। तो ये जो फोर्स है इसको मैं F कूलम्बिक लिखता हूं, और ये जो फोर्स है इसको मैं F कूलम्बिक लिखता हूं। ऑब्वियसली मैंने दोनों चार्जेस को पॉजिटिव माना है तो फोर्स रिपल्सन का ही होगा, बट इसकी जो वैल्यू है F कूलम्बिक की जो वैल्यू है ये आज भी वही है जो मैंने पहले बताया था। भले ही मीडियम आए चाहे ना आए, 4πε0 Q1 Q2 अपॉन RS। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो भाई फर्क किस पे पड़ा है, कौन से इफेक्ट की बात कर रहे हो आप, समझोगे। आपने डाई इलेक्ट्रिक मीडियम और उसके पोलराइजेशन के बारे में समझा था, यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने पोलराइजेशन के बारे में डिटेल में बात करी थी कि कैसे डाई इलेक्ट्रिक मीडियम या फिर कंडक्टर किसी चार्ज के इन्फ्लुएंस में आकर पोलराइज हो जाता है। वैसे पोलराइजेशन अपन दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल चार्ज के साथ जो मैंने बताया वो मोर देन सफिशिएंट है समझने के लिए। ओके, तो यहां पर क्योंकि चार्ज को आपने मीडियम के अंदर ही डाल दिया तो ऑब्वियस बात है कि मीडियम जो है वो पोलराइज होने की कोशिश करेगा। अलग अलग तरह का मीडियम अलग अलग तरीके से पोलराइज होगा, लेकिन पोलराइज तो होगा, कोई कम हो कोई ज्यादा हो। तो ये जो मीडियम है जो कि पोलराइज होने की कोशिश कर रहा है,
ये पोलराइज होने के बाद इस चार्जेस से इंटरेक्ट भी तो करेगा। अगर आपको लास्ट वाला केस याद हो, लास्ट लेक्चर वाला, तो आप क्या देखते हो कि एक पॉजिटिव चार्ज के बगल में नेगेटिव चार्ज जमा हो गया। तो अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चारों साइड नेगेटिव चार्ज आकर के जमा हो जाएगा, और ऐसा होने से जो चार्ज Q1 और Q2 है उस पे मीडियम के द्वारा एक्स्ट्रा फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। अब ये फोर्स कितना बड़ा होगा वो डिपेंड करता है कि मीडियम कितना पोलराइज हुआ है। जितना ज्यादा मीडियम पोलराइज होगा उतना ज्यादा ये इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब मीडियम कितना पोलराइज हो रहा है उसका भी एक मेजर होना चाहिए, और उसके मेजरमेंट के लिए हमने यहां पर मीडियम के लिए एक टर्म डिफाइन किया, दैट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मीडियम के लिए हमने क्या डिफाइन किया बेटा? हमने डिफाइन किया है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, समझोगे? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन किया, और भी कुछ चीजें डिफाइन करिए। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को स्मॉल के से लिखते हैं, ठीक है। दूसरा, हमने इस मीडियम के लिए परमिटिविटी भी डिफाइन किया है। परमिटिविटी जैसा कि था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैसा ही यहां पर परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिफाइन किया है, और इसको अपन लिखते हैं एप्सिलॉन मीडियम। इसको अपन लिखते हैं एप्सिलॉन मीडियम। ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये क्या है भाई? ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। ये भी समझ में आ गया, बस नाम है, याद रख लो, आपको कोई दिक्कत नहीं। और ये सब किससे जुड़ा है? अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन से, यानी कि कोई चार्ज किसी मीडियम को कितना पोलराइज कर सकता है उसका ये मेजर है, कुल मिला के ये बात। तो मैंने उसके हिसाब से एक टर्म बताया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एक टर्म बताया परमिटिविटी। क्या दोनों अलग अलग चीजें हैं? हाँ, अलग अलग चीजें, बट एक दूसरे से वेल कनेक्टेड। अगर आप फ्री स्पेस के परमिटिविटी से इस मीडियम के परमिटिविटी को कंपेयर करोगे कि हाउ लार्ज इट इज, तो आप एक काम कर सकते हो। आप कहोगे कि मान लो कि ये मीडियम की परमिटिविटी है एप्सिलॉन मीडियम, और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं एप्सिलॉन नॉट से, तो ये रिजल्ट क्या देगा? सोचो थोड़ा इसके बारे में। ये क्या रिजल्ट देगा भाई कि एप्सिलॉन नॉट का कितना गुना ये ज्यादा है, हाउ मेनी टाइम्स एप्सिलॉन एम इज, है कि नहीं? और यहां जो रेशियो आएगा ना, इसी रेशियो को हम लोग दो नाम से जानते हैं। इसी रेशियो को आप कह सकते हो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसी को आप कह सकते हो रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्यों? देखो ना, जैसे हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी, वैसा ही कुछ टर्म यहां पे आ रहा है। तो यहां पर ये जो टर्म है एप्सिलॉन आर, इसको अपन कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी को आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम के नाम से भी जानते हैं। और अच्छी बात ये है कि ये दोनों ही टर्म, जो एक ही टर्म एक्चुअली में, ये यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि देखो ना, जो यूनिट यहां आएगा वो यूनिट यहां भी आएगा, और दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। ऐसे में के या फिर एप्सिलॉन आर जो है ना, ये यूनिटलेस है, ये यूनिटलेस है, ठीक है। अच्छा, के वैल्यू के बारे में बात कर सकते हैं क्या? के वैल्यू के बारे में बात कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बात कर सकते हैं। सोचो कि अगर कोई एक ऐसा मीडियम है, जो बिल्कुल भी पोलराइज नहीं हो रहा है ना, एक ऐसा मीडियम है जो बिल्कुल पोलराइज नहीं हो रहा। इसका मतलब वहां कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तभी तो पोलराइज नहीं हो रहा ना। मतलब अगर एक ऐसा मीडियम जो पोलराइज नहीं हो रहा, उसको आप मान लोगे वैक्यूम के जैसा, कि भाई यहां पर कोई चार्ज का इफेक्ट मीडियम के ऊपर नहीं आ रहा। सो दिस इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू वैक्यूम। मैं अगले पेज में इसको एक्सप्लेन करता हूं, वैल्यू ऑफ के लिख करके ना। तो मैं यहां बात कर रहा हूं बेटा वैल्यू ऑफ के बारे में। तो अगर मैं कह रहा हूं कि एक मीडियम है जो बिल्कुल पोलराइज नहीं हो रहा, यानी कि मैं रेफरेंस ले रहा हूं वैक्यूम का। अगर मैं वैक्यूम की बात करूं जहां पर नो पोलराइजेशन हो रहा है, कोई पोलराइजेशन नहीं हो रहा, समझोगे? तो ऐसे में उस मीडियम की जो परमिटिविटी हो जाएगी वो बिल्कुल वैक्यूम के परमिटिविटी जैसी हो जाएगी, और ऐसा होने पर के की वैल्यू बेटा हो जाएगा 1 के बराबर। क्या ये बात क्लियर है आप सबको? के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 के बराबर। दूसरा पॉइंट, अगर कोई एक ऐसा मीडियम है ना जो खूब पोलराइज हो गया, खूब मतलब पोलराइज होते ही जा रहा है,
मतलब वो कंडक्टर है क्योंकि उसके अंदर सफिशिएंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है बेटा उसके अंदर? सफिशिएंट फ्री इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन जो है वो लगातार मूव करता ही जा रहा है जब तक उस मीडियम के अंदर जो फोर्स का इफेक्ट है उसको न्यूट्रल ना कर दे, ऐसा कंडीशन आ जाए। और इस कंडीशन को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। पर फिलहाल के लिए अगर मीडियम कंडक्टर हो जाए, साफ साफ मैं कंडक्टर लिख ही देता हूं, कंडक्टर हो जाए मतलब सफिशिएंट अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, जितना मन उतना आप पोलराइज कर सकते हो। अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए, ऐसे में एप्सिलॉन मीडियम जो है वो इनफाइनाइट को रीच करने लगता है, इसीलिए मैं लिख दिया टेंस टू इनफाइनाइट। और ऐसे में के की वैल्यू जो है ना, के की वैल्यू है ये भी इनफाइनाइट रीच करने लगेगा क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो फाइनाइट है भाई। तो आप के की वैल्यू के बारे में बात करोगे, के की वैल्यू के बारे में बात करोगे तो के की वैल्यू जो है वो 1 से इनफाइनाइट के बीच में लाई करता है। तो के की जो वैल्यू है ये कम से कम 1 हो सकता है और मैक्सिमम इनफाइनाइट तक जा सकता है। ये हो गया के की वैल्यू के बारे में। अगर आप परमिटिविटी ऑफ मीडियम के बारे में बात करोगे तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो है ना ये कम से कम परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के बराबर हो सकता है और मैक्सिमम ये भी इनफाइनाइट रीच कर सकता है। तो ये दोनों बातें आप याद रखोगे ताकि आपको चीजों के बारे में सब कुछ क्लियर हो, क्योंकि कई बार कंडक्टर्स के बारे में बात करनी होती है तो हमें ये वैल्यू पता होना चाहिए क्या वैल्यू हमें रखना है। ठीक है, अब वापस लौटते हैं बेटा फोर्स पे। ये तो मीडियम के बारे में बहुत सारी बातें हो गई, परमिटिविटी के मैथमेटिकल टर्म्स के बारे में बात हो गई। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं फोर्स के बारे में, जहां से हमने अपनी बातों को स्टार्ट किया था। क्या किया था देखो ठीक से, मैंने ये कहा था कि एक चार्ज के द्वारा दूसरे चार्ज पर लगने वाले कूलम्बिक फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने ये कहा कि मीडियम भी यहां पर कोई फोर्स लगाएगा। और फोर्स बाय मीडियम क्या होगा वो देखोगे। तो मीडियम जो है इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा कुछ इस तरीके से, फोर्स बाय मीडियम। और यहां पर जो फोर्स लगेगा देखो ये भी फोर्स बाय मीडियम ये हो जाएगा। ओके, अब आपने मीडियम में किसी चार्ज को डाल दिया तो मीडियम तो इन्फ्लुएंस में आ गया ना भाई, मीडियम तो पोलराइज हो गया, तो वो भी अब चार्ज से इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट करने का मतलब फोर्स लगाएगा। तो वो फोर्स को मैंने इस तरह दिखाया है। ठीक है, तो अब आपको लग रहा है ना कि नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज ये डिस्टर्ब हो गया, कूलम्बिक फोर्स डिस्टर्ब नहीं हुआ, कूलम्बिक फोर्स अभी भी वही, लेकिन नेट फोर्स जो इस चार्ज पे लग रहा था वो डिस्टर्ब हो चुका है। अब नेट फोर्स पहले जैसा नहीं है। तो अब नेट फोर्स कितना है, अब देखना बेटा नेट फोर्स कितना हो जाएगा, कूलम्बिक फोर्स माइनस मीडियम का फोर्स। और अगर ये बात है तो अपन इसको यहां पर अगले पेज में कंक्लूड कर सकते हैं। अपन लिख सकते हैं कि एफ नेट जो है ना, एफ नेट, मैं था पेन का कलर चेंज कर लूं। हाँ, अपन बात कर रहे हैं बेटा यहां पर एफ नेट के बारे में। तो ये जो एफ नेट है ना ये हो जाएगा कूलम्बिक फोर्स प्लस मीडियम का फोर्स। अरे वेक्टर फॉर्म में लिखा है इसीलिए माइनस नहीं लिखा। आप जब इसको लिखोगे वैल्यू के साथ तो आप माइनस लिख सकते हो। क्या लिखोगे आप लिखोगे एफ नेट इक्वल्स टू एफ कूलम्बिक माइनस एफ मीडियम। मतलब ये चार्ज है Q2 चार्ज, इस पे ये लग रहा है कूलम्बिक फोर्स और ये लग रहा है मीडियम का फोर्स, और ये हो गया एफ नेट। तो अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलूं तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब ये डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, चार्ज की बात नहीं कर रहा। तो उसके हिसाब से मैंने यहां पर प्लस और माइनस लिख दिए। अब इसमें से क्या क्या हमें मालूम है वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो कूलम्बिक फोर्स तो हम सबको मालूम है भाई, कितना होता है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हम सबको पता है। और नेट फोर्स ऑन अ चार्ज ये भी हमें पता होता है कि एक चार्ज पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। नेट फोर्स मतलब कूलम्बिक फोर्स और मीडियम के फोर्स का जो नेट इफेक्ट है वो कितना लग रहा है, उसको मैं एक बार लिख देता हूं। तो जो एफ नेट है ये हमें पहले से पता होता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी हो जाएगा कि एफ नेट जो होता है वो हमेशा कूलम्बिक फोर्स अपॉन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। क्या मतलब है इसका, समझोगे? ये आप लिख सकते हो इस तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और ये रह जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। थोड़ा मैं डिटेल में यहां लिखूं तो समझोगे क्या लिख रहा हूं मैं, ढंग से समझना, बड़ा सिंपल है। लेकिन अगर आपने ढंग से नहीं देखा तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं वापस लिख रहा हूं, देखो एफ नेट इक्वल्स टू, मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं इसे
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मीडियम। इस दोनों को मैंने क्या लिख दिया बेटा, इस दोनों को लिख दिया मैंने एप्सिलॉन मीडियम के बराबर। ओके, एप्सिलॉन नॉट और के को मल्टीप्लाई करके क्या बन गया, एप्सिलॉन मीडियम। पिछले पेज में मैंने यहां पर ही समझाया आपको, देखो यहां नहीं, इससे पहले देखो यहां पर ही समझाया कि यहां पर एप्सिलॉन एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो आप ये सब लिख के चलोगे तो याद रहेगा, ध्यान रहेगा आपको। तो ये लिख दिया मैंने। और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो बिल्कुल वही है। इसी को आप चाहोगे तो क्या लिख दोगे, ये लिख दोगे, और इसी को आप क्या लिख दोगे, एफ कुलाम्बिक अपॉन के लिख दोगे, बात बराबर। तो फाइनली आपको ये ध्यान रखना है। अरे ये ध्यान रख लोगे, थोड़ा मैं इसको और लिख देता हूं, वापस लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। जब भी आपको एफ नेट के बारे में सोचना हो ना, तो डायरेक्ट आप ये सोचना, और इसमें जो एप्सिलॉन मीडियम है वो है एप्सिलॉन नॉट इनटू के, या फिर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। कुछ बुक्स में ये लिखा होता है, कुछ बुक्स में ये लिखा होता है, और ये कैपिटल के नहीं है, स्मॉल के। और ये जो एप्सिलॉन आर है वो रिलेटिव परमिटिविटी है, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अभी के लिए आप दोनों बराबर ही मानोगे। ओके, ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब बात रही कि सर हमें ये भी मालूम चल गया, तो क्या निकालना बाकी रह गया कि मीडियम ने चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगाया। और ये मैथमेटिकली बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। और ये कैसे निकलेगा भाई, कैसे निकलेगा ये देखो, तो फोर्स बाय मीडियम कैसे निकलेगा भाई, तो फोर्स बाय मीडियम हो जाएगा एफ कुलाम्बिक माइनस एफ नेट। और एफ कुलाम्बिक को हम सब पहले से जानते हैं, फिलहाल के लिए मैं इसको एफ कुलाम्बिक रख देता हूं, माइनस एफ नेट कितना हो जाएगा, तो एफ कुलाम्बिक अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ऐसा लिखने से क्या होता है ना कि चीजें आसानी से याद रहती है। तो मैंने यहां पर एफ कुलाम्बिक कॉमन ले लिया, तो ये बच गया 1 - 1 अपॉन के। तो ये हो गया फोर्स ऑन अ चार्ज बाय मीडियम, किसी एक चार्ज पे मीडियम कितना फोर्स लगाएगा। ओके, किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स कितना लगेगा। और कुलाम्बिक फोर्स तो पहले से अटल है, जैसा था वैसा ही है, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप चाहो तो एफ कुलाम्बिक को वापस लिख सकते हो, क्या लिखते हो आप इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये साथ में आ जाएगा 1 - 1 अपॉन के। ये हो गया बेटा सारी राम कहानी जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए थी। तो अब कुल मिलाकर के हमने कुलाम्स लॉ को कंप्लीट किया है। उसके अंदर मीडियम के इफेक्ट को भी समझा, और समझा ये कैसे कुलाम का जो फोर्स है वो मीडियम से अनअफेक्टेड रहता है, लेकिन फिर भी मीडियम का इफेक्ट कहीं ना कहीं तो है, और वो इंडिविजुअल चार्जेस के ऊपर है ना। और भी कुछ डाउट अगर आपके दिमाग में हो ना, तो कमेंट जरूर कर लेना, ताकि अपन अगले क्लास में चीजों के बारे में ठीक से बात करें। क्या अब हम न्यूमेरिकल्स पे जा सकते हैं क्या, तो आंसर है नहीं। एक छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में हमें बात कर लेनी चाहिए, बात करते हैं उस टॉपिक पे। और ये टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बड़ा प्यारा सा, बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है, और इस प्रिंसिपल को समझते हैं पहले। मान लो कि यहां पर कोई एक चार्ज है Q0, और ये चार्ज यहां पर है Q1, ये चार्ज है यहां पर Q2, ये चार्ज है यहां पर Q3, ये चार्ज है यहां पर Qn। बहुत सारे चार्ज और भी होंगे स्पेस में, नहीं पता। एक सिचुएशन मैंने ये ड्रॉ कर ली, एक सिचुएशन में और ड्रॉ करता हूं, समझोगे। एक चार्ज यहां पर है Q1, दूसरा चार्ज Q2, तीसरा चार्ज Q3, ऐसे करके डॉट डॉट करके Qn चार्जेस हैं यहां पर अवेलेबल। सारे चार्जेस मैं यहां पर दिखा दे रहा हूं। ओके, और एक लोकेशन है यहां पर, इस लोकेशन को मैं ए कह देता हूं, ये लोकेशन है ए। अगर मैं इस वाले सिचुएशन में बात करूं, तो आप इन एक चार्ज के कारण दूसरे चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो कि इस Q1 ने Q0 पे कितना फोर्स लगाया हो। और ये बड़े आसानी से आप कूलम लॉ के सहारे बता सकते हो। हमें पता है ना कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगाता है, उसका डायरेक्शन भी मालूम है, मैग्नीट्यूड भी मालूम है। तो आप बोलोगे सर ये रहा ना पहला फोर्स F1। वैसे ही आप बोलोगे Q2 ने Q0 पे कितना फोर्स लगाया, आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये फोर्स बेटा हो जाएगा F2। और ऐसे में Q3 भी यहां पे कोई ना कोई फोर्स लगाएगा, ये हो जाएगा F3। ऐसे करके बहुत सारे फोर्स लग रहे होंगे, और लास्ट में एक फोर्स मुझे लिखना चाहिए यहां पर, ये फोर्स हो जाएगा Fn। सही बात है। तो आप देखो यहां पर कि ये जो F1 फोर्स है,
वो केवल Q1 और Q0 पे डिपेंड करता है। मतलब इस चार्ज के द्वारा इस चार्ज पर यानी Q1 के द्वारा Q0 पर लगाए जाने वाला फोर्स F1 है। ये इस पेयर का, ये पेयर की प्रॉपर्टी है भाई साहब, इस पेयर की राम कहानी है, यानी पेयर ऑफ Q1 एंड Q0। और इस पेयर के कारण जो फोर्स F1 लगा है ये बाकी चार्जेस से अनअफेक्टेड रहता है। बाकी और भी चार्जेस बीच में आ जाए ना, उसके कारण इस F1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं मानता हूं कि Q0 पे नेट फोर्स वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ये बात सही है, लेकिन Q1 का जो रोल है इस पूरे फोर्स में वो फिक्स है। सिमिलरली Q2 ने जो Q0 पे फोर्स लगाया वो बाकी सारे चार्जेस के प्रेजेंस से इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि हर एक पेयर का अपना रोल है और वो अपना रोल पूरे तरीके से सच्चे मन से निभाता है, बाकी किसी और चार्ज के प्रेजेंस से डिस्टर्ब नहीं होता। कोई एक चार्ज उस पर नेट फोर्स चेंज हो सकता है, लेकिन पेयर की प्रॉपर्टी फिक्स रहेगी। और ये प्रॉपर्टी केवल फोर्स के लिए नहीं है, ये फोर्स के लिए है, पोटेंशियल के लिए है, फील्ड के लिए, और ये केवल चार्ज के लिए नहीं है, ये किसी लोकेशन पे भी है। आप आगे जाके पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप ये सारी चीजें ही पढ़ोगे। यानी कि मैं कह रहा हूं कि कोई चार्ज है उसका कोई इफेक्ट आप लोकेशन ए पर देखना चाहते हैं। फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल हम नहीं जानते तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, पर कॉन्सेप्ट जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का वो तो पढ़ ही सकते हैं। तो Q1 का अपना कोई इफेक्ट लोकेशन ए पर होगा, वैसे ही Q2 का अपना कोई इफेक्ट जो है लोकेशन ए पर होगा, और ये Q2 का इफेक्ट Q1 और Q3 इस सबसे डिस्टर्ब नहीं होता, Q1 का इफेक्ट बाकी सारे चार्जेस से डिस्टर्ब नहीं होता, यानी कि हर एक चार्ज का हर एक लोकेशन पे इंडिविजुअल इफेक्ट है भाई अपना। ऐसे में Q3 का भी अपना कोई ना कोई इफेक्ट यहां पर होगा और Q1 का भी कोई ना कोई इफेक्ट होगा। आप चाहे वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात करो, चाहे स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात करो, आप जिस इफेक्ट के बारे में बात करोगे सबके लिए ये सारी बातें सही है। अब आपसे कोई पूछे कि ये जो Q0 दिख रहा है आपको, ये जो Q0 दिख रहा है मासूम सा यहां पर, इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, या फिर आप जिस भी इफेक्ट की बात कर रहे हो, चाहे वो वेक्टर इफेक्ट है या फिर स्केलर इफेक्ट है, आप जिस इफेक्ट की बात कर रहे हो पॉइंट ए पर ड्यू टू दीज मल्टीपल चार्जेस, है ना, वो सब जो भी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं वो सब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करने वाला है, एंड दैट इज गिवन बाय सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस, फील्ड और पोटेंशियल। यानी कि आप जब सारे पेयर के इफेक्ट को ऐड करोगे तो आपको नेट इफेक्ट मिल जाएगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि नेट इफेक्ट, मैं बड़ा सिंपल तरीके से लिखता हूं इसको, इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल इफेक्ट्स। ये बड़ी सिंपल सी बात मैंने लिख दी। हाँ, ये मुझे पता है कि ये थोड़ा सिरदर्दी का कारण बन सकता है आपका अगर आपने इसको ठीक से नहीं समझा तो। मैं कहना क्या चाहता हूं, ये जो फोर्स की बात आप कर रहे हो ना, आप इस पॉइंट पे फोर्स निकालना चाहते हो, तो मैं ये कह रहा हूं कि सारे इंडिविजुअल फोर्स को आप ऐड कर दो। और ऐड कैसे करोगे, तो अगर वो वेक्टर है तो वेक्टर एडिशन करना है। मतलब अगर मैं यहां पर सम की बात कर रहा हूं ना, अगर मैं सम की बात कर रहा हूं, सम ऑफ ऑल इफेक्ट्स की बात कर रहा हूं, तो सम, अगर आप वेक्टर क्वांटिटी के लिए बात कर रहे हो, वेक्टर्स की बात कर रहे हो, तो आप इसके लिए वेक्टर सम की बात करोगे, ठीक है। और अगर आप स्केलर्स की बात कर रहे हो, स्केलर्स की बात कर रहे हो, तो यहां पे आप स्केलर सम की बात करोगे, यानी कि सिंपल अलजेब्राइक सम की बात करोगे। तो जैसा वो क्वांटिटी है वैसा आप समेशन के मेथड को चूज करोगे। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो आप वेक्टर के मेथड से ऐड कर देना, और अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो आप स्केलर के मेथड से ऐड कर देना। जैसे एग्जांपल सोचोगे, अगर मुझे नेट फोर्स निकालना है तो मैं क्या लिख दूंगा बेटा, मैं लिख दूंगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर एंड सो ऑन, Fn तक लिख दो, ऐसे करके सबका वेक्टर सम कर लो। अगर आप किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, मान लो कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड एट लोकेशन ए निकालना चाहते हैं, ये क्या होता है भूल जाइए, कुछ होता होगा, कोई प्रॉपर्टी है चार्जेस का जो आप किसी पॉइंट ए पर निकालना चाहते हैं, और मान लो वो वेक्टर है, तो आपको हर एक चार्ज का वही प्रॉपर्टी ऐड करना है, और क्योंकि ये वेक्टर है तो आपको वेक्टर के मेथड से ऐड करना है।
याद रहेगा। अभी इस पे कोई बात नहीं हो रही कि ई है क्या, अरे कुछ भी है, बस आपको हर एक चार्ज का इंडिविजुअल इफेक्ट को बारी बारी से प्रॉपर एडिशन के रूल्स को फॉलो करते हुए ऐड कर देना है। जैसी क्वांटिटी वैसा एडिशन। अगर आप पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे होते, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो आप लिखोगे पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू थर्ड चार्ज एंड सो ऑन। ऐसे आप कंटिन्यू करोगे, यानी कि हर एक इंडिविजुअल इफेक्ट को जो आप ऐड करते हो, वेक्टर को वेक्टर की तरह से और स्केलर को स्केलर की तरह से, ऐसे में आपको नेट इफेक्ट मिलता है, जिसे हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। अब हम लोग फ्री हैं मल्टीपल सेट ऑफ चार्जेस के साथ काम करने के लिए, बिकॉज हमारे पास है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो हमें फ्रीडम देता है कि आप एक पेयर के साथ नहीं, मल्टीपल पेयर के साथ एक साथ काम कर सकते हो। और इसने साफ साफ ये कहा है कि हर एक पेयर का इफेक्ट बाकी रिमेनिंग पेयर से अनअफेक्टेड रहता है। याद रहेगा सबको? अरे याद रहेगा सबको। तो ऐसा करते हैं कि आज अपन लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, यहां तक सारा थ्योरी कंप्लीट हो चुका है, और अगले लेक्चर में हम सब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, यानी कि पॉइंट चार्जेस से जुड़े हुए बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। बारी बारी से हर एक टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।